Hello everyone, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो भटकने की बात नहीं बनती है। आज हम क्या करेंगे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये मैं कोई सिग्नेचर स्टाइल नहीं करी थी शाहरुख खान की, मैं कह रही थी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम क्या करेंगे, करने वाले हैं। ठीक है, मजा आएगा। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो बड़े ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, वही पैटर्न जो रहेगा हमेशा रहता है, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट लॉन्ग आंसर, इसी टाइप का हमारा क्या रहेगा, पैटर्न रहेगा। क्लियर? What is the significance of the World Water Day? वर्ल्ड वाटर डे की सिग्निफिकेंस क्या है? हम वर्ल्ड वाटर डे मनाते, कब मनाते? डेट याद है? 22 मार्च, 22 अप्रैल या 22 फरवरी? कब मनाते हैं हम वर्ल्ड वाटर डे? तो वर्ल्ड वाटर डे की हम बात करें, इसकी इंपॉर्टेंस हमें देखनी है, इसकी इंपॉर्टेंस हमें जाननी है कि क्या है इसकी इंपॉर्टेंस। अगर आप खुद ही सोचिए, वर्ल्ड वाटर डे, तो जब वाटर डे यानी वाटर को कंजर्व करने की बातें करी जाएगी ना, कि वाटर को बचाया जाए, मतलब यूज तो ऑब्वियसली हम करेंगे, वेस्ट भी होता है, वही जो वेस्टेज है उसको कम करना। अगर हमें सिर्फ हाथ धोना है और हम पूरी बाल्टी, हम पूरी बकेट ही उलट दे रहे हैं, क्या मतलब? हम सिर्फ मग का यूज कर सकते, एक मग्गा पानी से काम चल जाएगा? चलेगा कि नहीं चलेगा? तो वाटर को कंजर्व करने का वो बात हो जाती है ना, रिसोर्स कंजर्वेशन। तो वाटर क्या एक इंपॉर्टेंट प्रेशियस रिसोर्स है, ये हमने चैप्टर में पढ़ा था। चलो देखते हैं हमारा आंसर क्या कह रहा है। ऑन द ओकेजन्स ऑफ वर्ल्ड वाटर डे, दैट इज 22 मार्च। मैंने 22 जो डेट है आपको कॉमन सी डेट दी थी कि नहीं दी थी? द नीड टू कंजर्व वाटर इज रेनफोर्स इन डिफरेंट वेज। जो नीड है वाटर को कंजर्व करने की, वो क्या है? वाटर को कंजर्व करने की तरीके कि भाई पानी को कंजर्व करा जाए, पानी को बचाया जाए। पानी का यूज डेफिनेटली बहुत जरूरी है, उसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। तो वाटर के यूज को क्या करना है, इस तरीके से किया जाए कि एटलीस्ट आप क्या करो, उसको दोबारा रिन्यू होने का टाइम दो। तो उसको अलग अलग तरीकों से कैसे कंजर्व किया जाए, तो वही मनाया जाता है, वही चीज है किसके लिए, जो ओकेजन है किसका, वर्ल्ड वाटर डे का। क्लियर? आया समझ में? आगे बढ़े भाई, चलो। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू यू मीन बाय सुनामी? सुनामी से आप क्या समझते हैं? क्या है सुनामी? सुनामी, सुनामी, सुनामी एक जापानीज वर्ड है, ये हमें पता है, ठीक है, लेकिन इससे आप समझते क्या है वो आपको बताना है। देखते हैं, चलो। Tsunami is a Japanese word that means harbor waves as the harbors get destroyed whenever there is tsunami. Tsunami का मतलब क्या है? Tsunami क्या है? एक जापानीज वर्ड है। सुनामी क्या है? एक जापानीज वर्ड है जिसका मतलब होता है हार्बर वेव्स। जिसका क्या मतलब होता है? हार्बर वेव्स, क्योंकि सुनामी का लिटरल मीनिंग ही हार्बर वेव्स है। As the harbors get destroyed whenever there is tsunami. क्यों? क्योंकि जब भी सुनामी आएगी तो ऐसे कोस्टल एरिया से, लाइन से, किनारे से ही आती है, तो जो हार्बर्स हैं वो क्या होते हैं? बर्बाद हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसे हार्बर वेव्स कहा जाता है, क्योंकि सुनामी आती है तो हार्बर डिस्ट्रॉय होते हैं, तो इसलिए नाम ही दे दिया इसको हार्बर वेव्स। क्लियर? कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं? चलो, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग हाई टाइड? हाई टाइड के टाइम पे क्या होता है? व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग हाई टाइड, है ना? हाई टाइड के टाइम क्या होता है? आप बोलोगे मैम एमसीक्यूज में भी आपने इतने टाइड्स पढ़ाए हैं, टाइड्स वही थे, हाई लो, लेकिन इतने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस थे, और अब जो एमआईक्यूज में भी, तो क्वेश्चन है, क्योंकि एमसीक्यूज से हमें 1-1 मार्क्स मिल जाते हैं, पर क्वेश्चन से 2 मार्क्स, 5 मार्क्स, है ना? इतने मार्क्स के हमें अच्छे से क्वेश्चन आते हैं। चलिए, तो वेरी शॉर्ट है तो 2 मार्क्स का, 1 मार्क्स का आ सकता है। चलो, क्या है हाई टाइड का मतलब, देखते हैं। चलो, ड्यूरिंग हाई टाइड वाटर कवर्स मच ऑफ द शोर बाय राइजिंग टू इट्स हाईएस्ट लेवल। हाई टाइड्स में क्या होता है? जब पानी, जो वाटर है, क्या करता है? कवर करता है मच ऑफ द शोर बाय राइजिंग टू इट्स हाईएस्ट लेवल। जब वाटर क्या करता है? अपने हाईएस्ट लेवल तक जाके ज्यादा से ज्यादा शोर को क्या कर देता है? कवर कर लेता है, यानी सी शोर जो मतलब किनारे, है ना, ज्यादा से ज्यादा एरिया को कवर कर लेता है, घेर लेता है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं? हाई टाइड्स। क्लियर? चलो, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग लो टाइड? लो टाइड के टाइम पे क्या होता है? व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग लो टाइड, क्या होता है लो टाइड के समय, टाइम?
कुछ तो होता है, क्या होता है जल्दी जल्दी बताओ। व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग लो टाइड। लो टाइड में हमने देखा था ना कि पानी अपने बिल्कुल लोएस्ट उसमें रहता है, बिल्कुल लो, बहुत कम, और शोर से कैसे रिसीड होता है देखते हैं। चलो, ड्यूरिंग द लो टाइड वाटर फॉल्स टू इट्स लोएस्ट लेवल। वाटर किस लेवल तक रहता है, गिरता है अपने बिल्कुल बहुत ही निम्नतर कम लेवल पे, ठीक है, एंड रिसीड्स फ्रॉम द शोर। हम देखते थे ऐसा पानी बहुत कम जरा सा दिखता है, बिल्कुल निचले स्तर पे, नीचे कम, तो उसी की बात हो रही, जिसको हम क्या बोलते हैं, लो टाइड। क्लियर। चलो, हाउ आर टाइड्स कॉज्ड। ये जो टाइड्स हैं ये कैसे कॉज होती हैं, ये जो टाइड्स हैं भाई कैसे कॉज होती, कुछ तो तरीका होता होगा, है ना, कुछ तरीकों से तो कॉज होती होगी। कैसे कॉज होती हैं ये टाइड्स, जल्दी बताओ। हाउ आर टाइड्स कॉज्ड, बताओ जल्दी। हमने देखा था ना हाई और लो रिदमिक वे, या सिर्फ यही देखा था कि और भी है, यही है या कुछ और भी है। चलो देखते हैं। द स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल exerted by the sun and the moon on the earth surface causes the tides। tides का मतलब नहीं पूछ रहे, हमसे पूछा टाइड का कॉज क्या है, इसीलिए तो मैंने कहा यही होता है कुछ और। मैं यही देख रही थी कि मीनिंग बता दोगे या ये ध्यान दोगे क्वेश्चन में कि हमसे पूछा है कि कैसे होती है, इसके कॉजेस क्या हैं। हम ये नहीं पूछे कि बीमारी का नाम कैंसर है तो कैंसर बीमारी है ये होती, हमसे पूछ रहे कॉजेस क्या है, होती कैसे। तो ऐसे ही पूछ रहे हैं जो टाइड्स है होती कैसे। तो टाइड्स कैसे होंगी, जब स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फोर्स पुल एक्सर्टेड बाय द सन एंड द मून ऑन द अर्थ सरफेस। जब अर्थ सरफेस में क्या होता है, जो ग्रेविटेशनल पुल कौन एक्सर्ट करता है, सन और मून, किसको, अर्थ के सरफेस में, मतलब खींचते हैं किसको, किसको खींचेंगे, किसको खींचते हैं भाई, अर्थ के सरफेस की बात हो रही ना। तो जब सन और मून दोनों ही अपनी फोर्स लगाते और खींचते, पुल मतलब खींचना, किस पे, अर्थ के सरफेस में, तो क्या कॉज होती है, जिसके कारण टाइड्स क्रिएट होती हैं। ठीक है, टाइड्स क्या होती है वो तो हमने, उसका मीनिंग तो कुछ और ही होता है, टाइड्स का मीनिंग नहीं पूछा हमसे, कॉजेस पूछे। तो टाइड्स का मीनिंग क्या होता है, टाइड्स का मीनिंग होता है, जैसे कि हम बताएं अगर, तो हम क्या बोलते हैं, रिदमिक, जो राइज एंड फॉल होता है वेव्स का, रिदमिक तरीके से। क्लियर, आया समझ में। चल आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 6, नेम वन वार्म करंट एंड वन कोल्ड करंट। हमें वन वार्म करंट, गर्म जो है धारा, और कोल्ड करंट, ठंडी जलधारा का एग्जाम्पल देना है। जल्दी जल्दी से बताओ क्या होगा एग्जाम्पल। हमें गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा का क्या करना है, एग्जाम्पल देना है। तो प्लीज कृपया करके क्या करिए, एग्जाम्पल दीजिए। तो क्या देखा था, अगर हम वन वार्म करंट की बात करें तो हमने गुल्फ स्ट्रीम देखी थी कि नहीं देखी थी, गुल्फ स्ट्रीम हमने देखी थी कि नहीं देखी थी। गलत बोल रही हूँ क्या, गलत बोल रही हूँ कि सही बोल रही हूँ, गलत पढ़ा रही हूँ कि सही पढ़ा रही हूँ। गुल्फ स्ट्रीम बोलते हैं ना उसको, गुल्फ स्ट्रीम ही थी, ये वार्म करंट थी। अच्छा, ठंडी करंट कौन सी देखी थी हमने, ठंडी जो करंट थी वो कौन सी देखी थी, जल्दी बताओ। वो आपका फेवरेट आपका फेवरेट लैब्राडोर है ना, फेवरेट डॉग ब्रीड लैब्राडोर है ना, यही है। चलो देखते हैं कि हमारा आंसर क्या एग्जाम्पल दे रहा है, क्योंकि सिर्फ यही नहीं है और भी है, हमें तो बस वन वन बताने। तो मुझे तो सिर्फ एक ही पता है, मुझे इससे ज़्यादा पता ही नहीं है, मुझे बस यही पता है। इसके अलावा मुझे पता होता तो फिर बात ही क्या थी, फिर मैं टीचर नहीं लगी होती। टीचर ही हूँ मैं, यानी मुझे पता है, लेकिन एक एक ही बोला, एक ही, जितना बोला उतना करो, एक्स्ट्रा क्यों करो, टाइम क्यों वेस्ट करें भाई, टाइम बड़ा कीमती है। चलो, वार्म करंट, द गुल्फ ऑफ स्ट्रीम, देखो वाह क्या इत्तेफाक है, कोइंसिडेंस। द लैब्राडोर ओशन करंट कोल्ड में, ठीक है, हम बोलते हैं लैब्राडोर, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, अरे लैब्राडोर, लैब्राडोर कितना अच्छा डॉगी होता है, प्यारा सा कूल सा डॉगी होता है, खेलता है बढ़िया, तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो, है ना, बढ़िया को बिल्कुल ठंडे दिमाग का डॉगी होता है, बिल्कुल गुस्सा नहीं करता, अग्रेसिव नहीं होता, ऐसा ही क्या। चलो, What happened to the इंदिरा पॉइंट ड्यूरिंग द सुनामी ऑफ 2004। ये जो इंदिरा पॉइंट था, किसका पॉइंट था, कहाँ था ये इंदिरा पॉइंट, जब सुनामी आई थी 2004 में, तो किसका पॉइंट था इंदिरा पॉइंट, किसी का तो पॉइंट था, किसका पॉइंट था, जल्दी बताओ। इंदिरा पॉइंट हमने देखा था ना, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, इसका पॉइंट था, जो क्या हो गया था 2004 में जो सुनामी आई थी उसमें सबमर्ज हो गया था। ठीक है, चलो देखते हैं। द इंदिरा पॉइंट गॉट सबमर्ज ड्यूरिंग द सुनामी ऑफ 2004, है ना, सबमर्ज हो गया था, सुनामी में सबमर्ज हो गया था 2004 में, क्या, इंदिरा पॉइंट। क्लियर, सही है ना, सबमर्ज हुआ था कि ओरिजिनेट हुआ था, गलत लिख रहे हैं ये लोग, नहीं, क्यों गलत लिखेंगे, आपको याद है, आपने पढ़ा है कि मैम सबमर्ज ही हुआ था। ठीक है, तो आप मैम गलत बोल रही हो,
सॉरी गलती होगी, कोई बात नहीं, हो जाती है मुझसे गलती। Why do swimmers float in Dead Sea? क्यों डेड सी में स्विमर्स जो है फ्लोट होते हैं? क्यों? क्योंकि इसमें शक्कर ज्यादा होती है, नमक मिर्च मसाले ज्यादा होते हैं। क्या होते हैं? मसाले ज्यादा होते हैं। सॉल्ट का जो कह सकते हैं डेंसिटी, या हम कह सकते हैं सॉल्ट बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। इसीलिए डेड सी में क्या होते हैं? स्विमर्स फ्लोट करते हैं। जरा देखिए हमारा आंसर क्या कह रहा है। Salt contained in Dead Sea has more density than swimmers. That's why swimmers float in Dead Sea. क्या रहती है? Salt contain, उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा रहती है, सॉल्ट बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है, क्लियर। इसलिए स्विमर्स जो है फ्लोट कर जाते हैं किसमें? डेड सी में, क्लियर। चलो, ब्रीफली एक्सप्लेन हाउ स्प्रिंग एंड नीप टाइड्स आर फॉर्म। ब्रीफली आपको बहुत ज़्यादा जो है जोर देके या बहुत ज़्यादा मतलब डीपली आपको एक्सप्लेन नहीं करना है, बहुत लंबे उसमें आपको एक्सप्लेन करना है ब्रीफ तरीके से। किसके बारे में? स्प्रिंग और नीप टाइड्स के बारे में। किसके बारे में? स्प्रिंग और नीप टाइड्स के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। तो क्या आप एक्सप्लेन करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, या आप बोल रहे हैं कि मैम आप ही एक्सप्लेन कर दो? मैं तो करूँगी ना, मैं तो करूँगी, मैं आप ही के लिए तो आई हूँ क्लास लेने, अपने आप को थोड़ी पढ़ा रही हूँ मैंने तो पढ़ लिया बहुत पहले ये, जब मैं 7th में थी, ठीक है। चलो देखो कितने प्यारे प्यारे चित्र विचित्र भी हैं इसमें। देखो क्या है ये? स्प्रिंग टाइड्स और नीप टाइड्स। ये दिख रही है हमारी स्प्रिंग टाइड्स, ये है हमारी नीप टाइड्स। डायग्राम के एग्जाम्पल से बहुत अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। जरा देखिए क्या कह रहे हैं। ड्यूरिंग द फुल मून एंड न्यू मून डेज द सन, द मून एंड द अर्थ आर इन द सेम लाइन एंड द टाइड्स आर हाईएस्ट एंड दीज टाइड्स आर कॉल्ड स्प्रिंग टाइड्स। अब स्प्रिंग टाइड्स को देखते हैं। सिंपल सोवर सी बात क्या कह रहे हैं हमें ये कह रहे हैं कि ड्यूरिंग द फुल मून, जब पूरा चंद्रमा हमें दिखता है, न्यू मून हमें दिखता है ना, न्यू मून डेज और फुल मून डेज में, जब, बहुत ध्यान से देखना, जब सन, मून और अर्थ सेम लाइन में होते हैं, एक ही लाइन में होंगे। कैसी लाइन में? सेम लाइन में होते हैं। तो आप बताओ यहाँ पे सेम लाइन में आपको कहाँ दिख रहे हैं? सेम लाइन में आपको कहाँ दिख रहे हैं? दिख रहे हैं यहाँ पे? ये आपको सेम लाइन में दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे? सेम लाइन में होते हैं, सन, मून, अर्थ एक ही लाइन में दिख रहे हैं। यहाँ तो नहीं है। चलो, तो ये क्या रहती है? इस कारण से क्या क्रिएट होता है? टाइड्स जो रहती है, जो तरंगे होती है, बहुत हाई हो जाती है, हाईएस्ट टाइड्स क्रिएट होती हैं, जिसको हम बोलते हैं स्प्रिंग टाइड्स, जिनको हम क्या बोलते हैं? स्प्रिंग टाइड्स। तो बहुत ध्यान से देख लो स्टूडेंट्स, जब सन, मून और अर्थ एक ही लाइन में होते हैं, कब? जब फुल मून रहता है। जब क्या रहता है? फुल मून रहता है या न्यू मून डे रहता है, तब जब सन, मून और अर्थ एक लाइन में रहते हैं, ठीक है। सन, मून और अर्थ एक लाइन में रहेंगे, सन, मून और अर्थ एक लाइन में। बार बार इसलिए बोल रही हूं, बिल्कुल दिमाग में ऐसे छप जाए आपके कि कंफ्यूजन ना हो। तब जो टाइड्स होती हैं वो बड़ी हाईएस्ट लेवल पे आ जाती है, हाईएस्ट होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम स्प्रिंग टाइड्स बोलते हैं। क्लियर? आया समझ में? But when the moon is in its first and last quarter, the ocean waters get drawn in diagonally opposite direction by the gravitational pull of sun and earth, resulting in low tides. These tides are called neap tides. अब ये neap tides कौन सी है? ये वाली, ये देखो, इसकी बात कर रहे हैं। जरा देखें क्या कह रही हैं हमें। बट ये हमने देखा सेम लाइन, ये इजी है। स्प्रिंग टाइड अच्छा है जब तीनों सेम लाइन में, तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सेम लाइन में है तो क्या करना, कोई टेंशन ही नहीं। जब when the moon, अब चलो इसको अलग कलर से करते हैं। कौन सा कलर ले? कौन सा ले? ब्लू ले लें क्या? चलो ब्लू ले लेते हैं, नहीं थोड़ा सा लाइट ब्लू ले लेते हैं। चलो ओके। when the moon is in its first and last quarter, ये तो फुल मून और न्यू मून की बात है, लेकिन मून जब किस में होता है? अपने फर्स्ट और लास्ट क्वार्टर में होता है। क्वार्टर क्या बोलते हैं हम? क्या बोलते हैं? क्वार्टर वो वाले क्वार्टर नहीं जो घर में मिलते हैं ना, गवर्नमेंट क्वार्टर्स, नहीं वो नहीं। The ocean waters get drawn in diagonally opposite direction by the gravitational pull of sun and earth. अब क्या होता है? डायगोनल। अगर डायगोनली पता है तो समझ जाओगे, है ना। कैसा होता है? हम डायगोनल बोलते हैं ना, इस तरीके से, ऐसे डायगोनल, ऐसा, इस तरीके से। अब किसके कारण हो रहा है? जो ग्रेविटेशनल, क्या ग्रेविटेशनल, क्या ग्रेविटेशनल, जो ग्रेविटेशनल पुल है किसके? सन के थ्रू, by the gravitational pull of sun and earth, resulting in low tides. सीधे सीधे सिंपल वे में पढ़े, जब मून क्या होता है? फर्स्ट और जो है अपना लास्ट क्वार्टर में रहता है, फर्स्ट और लास्ट क्वार्टर में रहता है, तो जो ओशन वाटर है वो डायगोनली अपोजिट डायरेक्शन में रहता है। उसका जो डायरेक्शन रहता है डायगोनल फॉर्म में, डायगोनली, ये याद रखना, डायगोनली अपोजिट डायरेक्शन में रहता है। क्यों? क्योंकि जो ग्रेविटेशनल पुल है, जो ग्रेविटेशनल जो खींच है, कौन खींच रहा है?
सन और अर्थ, जिसके कारण क्या क्रिएट होती है, लो टाइड्स क्रिएट होती है। और इन्हीं टाइड्स को हम क्या बोलते हैं, नीप टाइड्स। इन्हीं टाइड्स को हम क्या बोलते हैं, नीप टाइड्स। क्लियर, आया समझ में? ये रही हमारी नीप टाइड्स और ये हमारी स्प्रिंग टाइड्स। क्लियर, आगे बढ़े, चल। हाउ आर हाई टाइड्स इंपॉर्टेंट, कैसे जो ये हाई टाइड्स इंपॉर्टेंट है। हाउ आर हाई टाइड्स इंपॉर्टेंट, क्यों और कैसे जो हाई टाइड्स है इंपॉर्टेंट होती है, ये हमें बताना है। जरा बताइए भाई कैसे होती है। चलो देखें। हाई टाइड्स आर इंपॉर्टेंट फॉर वेरियस रीजन, बहुत से ऐसे रीजंस हैं जिनको हम देख के बता सकते कि भाई हाँ बड़ी ज़रूरी होती है। तो क्या है वो रीज़न, कारण बताने। हम बोलते ना कि ये इंसान बड़ा ज़रूरी है, ये नौकरी बड़ी ज़रूरी है, ये काम बड़ा ज़रूरी है, तो कोई ये पूछे अच्छा बड़ा है, बहुत ज़रूरी है, बैठ थोड़ा हमारे साथ, तो हम बोलते नहीं 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 बैठ नहीं पाऊंगा, ये काम बड़ा ज़रूरी है। तो क्या काम है, कुछ तो होगा जो बड़ा ज़रूरी होगा, क्या चीज़ है जो बड़ी ज़रूरी है। ठीक है, देखते हैं क्या है वो ज़रूरी चीज़। There is the water level close to the shores. This helps the ship to arrive at the harbor more easily. अच्छा, हाई टाइड की बात हो रही, तो हाई टाइड के कारण क्या हेल्प होती है, देर इज द वाटर लेवल, ये क्या करते हैं, वाटर लेवल को रेज करते, बढ़ाते हैं और शोर के पास ले जाते हैं। शोर, शोर हल्ला गुल्ला वाला शोर नहीं, ठीक है, किनारों की बात हो रही है। ये क्या करते हैं, वाटर लेवल को ऐसे उठाएंगे, ऊपर को करेंगे, इससे लेवल बढ़ेगा, राइज होगा और शोर के पास ले जाएंगे। दिस हेल्प्स द शिप टू अराइव एट द हार्बर मोर इजली, जिसके कारण शिप जो है हार्बर, उनके पास बड़ी ही आसानी से आराम से अराइव हो जाती है, पास पहुंच जाती है। ठीक है, जो लेवल है, जो वाटर का ऐसे राइज रहेगा, ऊपर रहेगा, हाई होगा, और इसकी हेल्प से क्या होगा, शिप जो है ईजिली जो शोर्स में वहाँ पे हार्बर रहेंगे, किनारों पे, वहाँ पहुँच जाती है। चलो एक हेल्प ये कर दिया। द हाई टाइड्स ऑल्सो हेल्प इन फिशिंग, हाई टाइड्स के कारण फिशिंग भी बड़े अच्छे से हो जाती है। फिशिंग में कौन सी टाइड हेल्पफुल होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा फिशिंग कौन सी टाइड में, हाई टाइड में। क्लियर, हाई टाइड में फिशिंग बहुत ज़्यादा आराम से हो जाती है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मैनी मोर फिश कम क्लोजर टू द शोर ड्यूरिंग हाई टाइड, दिस इनेबल्स फिशरमैन टू गेट अ प्लेंटिफुल कैच। अब इसके कारण क्या होगा, जो फिश आ जाती हैं, जो मछलियाँ हैं, मैनी मोर फिश कम क्लोजर टू शोर ड्यूरिंग हाई टाइड। अब जब हाई टाइड रहेगी ना, तो किनारों पे ऐसे जो फिशेस काफ़ी ज़्यादा आने लगेगी, है ना, बहुत आराम से दिख जाएंगी। अब जब फिश दिख जाएंगी, आराम से कैच करना इजी हो जाएगा, किसके लिए, किन के लिए, फिशरमैन के लिए। कैच मतलब ऐसा नहीं खड़े रहेंगे ऐसे मैच खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, ये कि भाई हाँ कैच आएगा, नहीं, वो पकड़ते हैं ऐसे दाने वगैरह डाल के ऐसे, है ना, इस तरीके से, तो उनके लिए कैच करना आसान रहेगा। क्यों, क्योंकि वो जो हाई टाइड के कारण ये किनारों तक आराम से पहुंच जाती है और दिखने लग जाती है। The rise and fall of water due to tides is being used to generate electricity in some places. ये भी इंपॉर्टेंट है। पहले हमने इंपॉर्टेंस देखी, किसकी हेल्प कर रहा है भाई, जो बोट चला रहे हैं उनकी बड़ी हेल्प है, आराम से किनारे पे जा पा रहे हैं, है ना, आराम से जो है हार्बर के पास पहुंच पा रहे हैं। सेकंड हमने देखा फिशिंग के लिए बहुत बढ़िया है, फिशरमैन आराम से कैच कर पा रहे हैं। थर्ड हम देख रहे हैं कि इसमें इलेक्ट्रिक करंट भी जनरेट हो जाता है कई कई जगहों पे। तो जनरेट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी ये जो राइज और फॉल होता है वाटर का, टाइड्स का, बड़ा ही यूजफुल होता है। क्लियर, द राइज एंड फॉल ऑफ वाटर ड्यू टू टाइड्स इज बीइंग यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इन सम प्लेसेस। क्लियर, तो किन पर्पस से काम आ गया, किन पर्पस से, हमने देखा फिशरमैन, भाई फिशिंग को करने के लिए इजी हो गया। जो बोट्स हैं, जो हम शिप हैं, जो हम कह रहे हैं, वो आराम से किनारों पर जा पा रही है। फिर हमने क्या देखा, जो राइज एंड फॉल हो रहा है इस तरीके से, किसका, टाइड्स का, जिसके कारण इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो पा रही है। क्लियर, आया समझ में, कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं। अच्छा, 10 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं। आप लोगों ने अभी तक लाइक किया कि नहीं किया, देखो वाटर का ही कलर है ब्लू ब्लू, जल्दी से लाइक कर दो, जल्दी से लाइक शेयर कर दो, वाटर का ही कलर है, प्यारा प्यारा ब्लू ब्लू, जल्दी से लाइक एंड शेयर कर दीजिए, बिना किसी भी तरह की कंजूसी के। कंजूसी करना अच्छी बात नहीं है, खुले दिल के रहो, बिल्कुल खुले दिमाग के, खुले दिल के, कि बस मैम ने बोला लाइक तो 4 लोगों से और लाइक करवा देगी। चलो पापा मम्मी आप भी फटाफट से आईडी से लॉगिन करो और जल्दी से सब्सक्राइब करो मैग्नेट ब्रेन्स चैनल को, और मैम की वीडियो चल रही है, फटाफट से लाइक करो, है ना, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, कंजूसी नहीं करनी चाहिए, है ना। चल ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, डिफाइन वेव्स, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इट। हमें क्या डिफाइन करना है, हमें वेव्स को डिफाइन करना है। क्या डिफाइन करना है हमें, वेव्स को, किसको, वेव्स को हमें डिफाइन करना है, और इसके लिए थोड़ा सा शॉर्ट सा हमें नोट भी लिखना है। तो जरा देखें इसका आंसर। When the water on the surface of the ocean rises and falls alternately, they are called waves during a storm. The winds blowing at very high speed form huge waves. These may cause tremendous destruction. अब कह रहे हैं जब वाटर है
व्हेन द वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द ओशन राइजेस एंड फॉल्स अल्टरनेटली। क्या होगा? जब वाटर जो है सरफेस में, वो क्या होगा? ओशन का राइज होगा, फॉल होगा, राइज हुआ, फॉल हुआ, राइज हुआ, फॉल हुआ, इस तरीके से। दे आर कॉल्ड वेव्स। ठीक है, ये क्या कहलाती है? इन्हीं को हम बोलते हैं वेव्स। ड्यूरिंग अ स्टॉर्म द विंड्स ब्लोइंग एट वेरी हाई स्पीड फॉर्म ह्यूज वेव्स। अच्छा, बड़ी बड़ी वेव्स कब क्रिएट होती है? जब जो हवा है बहुत हाई स्पीड से ट्रेवल करती है, जब जो विंड है बहुत हाई स्पीड से ट्रेवल करती है, ठीक है, तो क्या क्रिएट होती है? बड़ी बड़ी वेव्स क्रिएट होती हैं। क्लियर? These may cause tremendous destruction, जिसके कारण tremendous destruction आ सकता है, बहुत खतरनाक तरीके से बर्बादी, डिस्ट्रॉय चीज़ें हो सकती हैं। हमने देखा था सुनामी क्या खतरनाक तरीके से आई थी, जब इतनी ज़्यादा कितने स्पीड से जो है आ रही थी। हमने लगभग कुछ देखा था 900 किलोमीटर पर आवर, समथिंग 700 किलोमीटर पर आवर, इस तरीके से। कितना ज़्यादा मास डिस्ट्रक्शन, मतलब जो बीच में आ रही थी चीज़ें सब उसके अंदर चपेटे में, सब लपेटे में आ जा रही थी, सब उसके अंदर डूब रही है, बर्बाद हो रही, टूट रही है, इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन। ठीक है, हमने क्या देखा? वेव्स क्या होती हैं? जब ऐसे ऑल्टरनेटिवली हाई एंड लो होता है, ठीक है, किसका? जो सरफेस वाटर का, उसको हम कहते हैं वेव्स। हाई वेव्स कब क्रिएट होती हैं? जब दीज में कॉज, मतलब जब विंड्स ब्लो होती, जो हवा है ब्लो होती है, उड़ती है, कैसे? बहुत तेज स्पीड से। जब विंड ब्लो होती है वेरी हाई स्पीड से, तो ह्यूज वेव्स, बड़ी बड़ी वेव्स क्रिएट होती है। दीज में कॉज ट्रिमेंडस डिस्ट्रक्शन। हाँ जी, बिल्कुल, ये पता है हमें। एन अर्थक्वेक, अ वॉल्केनिक इरप्शन और अंडर वाटर लैंडस्लाइड कैन शिफ्ट लार्ज अमाउंट ऑफ ओशन वाटर। एज अ रिजल्ट, अ ह्यूज टाइडल वेव कॉल्ड सुनामी दैट मे बी एज हाई एज 15 मीटर इज फॉर्म्ड। अब बोल रहे हैं जैसे अर्थक्वेक आया, या वॉल्केनिक इरप्शन आया, या अंडर वाटर लैंडस्लाइड हुआ, तो इसके कारण जो ओशन वाटर है, जो किसका पानी? ओशन का पानी, वो क्या हो जाता है? शिफ्ट हो जाता है, मतलब खिसक जाता है, शिफ्ट हो जाता है। शिफ्ट होगा जैसे इस जगह पे एकदम से दूसरी जगह पे। क्यों? क्योंकि अर्थक्वेक, वॉल्केनिक इरप्शन और जो वाटर के अंदर जो लैंडस्लाइड हो रहा है, तो इसके कारण बहुत इंपैक्ट पड़ रहा है जो ओशन के वाटर को, तो शिफ्ट हो जाता है। अब जब वो शिफ्ट हो जाता है, तो इसके कारण बड़ी सी वेव बनती है, जिसको हम सुनामी कहते हैं। एक टाइडल वेव बनती है बहुत बड़ी सी, जिसको सुनामी कहते हैं, और जो कितनी हाई हो सकती है? लगभग 15 मीटर तक ऊंची हो सकती। क्लियर? आया समझ में? ठीक है, तो ये हमें किसके बारे में बताना था? वेव्स के बारे में बताना था। बड़ी बड़ी वेव्स कब क्रिएट होती है? जब तेज विंड चलती है ना, जिसके कारण बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन भी हो जाता है। और कई बार अर्थक्वेक हो गया, वॉल्केनिक इरप्शन हो गया, या हम कह लीजिए वाटर लैंडस्लाइड हो गया, वाटर के अंदर जो लैंडस्लाइड हो गया, तो उससे भी ओशन का वाटर शिफ्ट होता है, और क्या होता है? टाइडल वेव आती है बहुत बड़ी, और डिस्ट्रक्शन होता है, जिसके कारण सुनामी क्रिएट करती है। ठीक है, चलो। गिव ब्रीफ नोट ऑन सुनामी। सुनामी में आपको भाई ब्रीफ नोट देना है ना। नोट मतलब आपको रुपी वाला वो नोट नहीं कह रहे, एक मतलब इन्फॉर्मेशन नोट ऐसे देना है। किसके बारे में? सुनामी के बारे में। तो दे पाएंगे आप नोट की? कॉइन देना चाहेंगे? नोट देना चाहेंगे या कॉइन देना चाहेंगे? कुछ तो देना चाहेंगे। चलो देखते हैं आंसर। Tsunami is a Japanese word that means harbor waves, as the harbors get destroyed whenever there is tsunami. सबसे पहले सुनामी क्या है ये पता होना चाहिए। एक जापानीज वर्ड है सुनामी। क्या है? एक जापानीज वर्ड है। ठीक है, चलो ठीक है, ओके। दैट मीन्स हार्बर वेव्स, जिसका मतलब होता है हार्बर वेव्स। एज द हार्बर्स गेट डिस्ट्रॉयड वेन एवर देयर इज सुनामी। क्यों? क्योंकि जो हार्बर वेव्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाती जब जब सुनामी आती है। An earthquake, a volcanic eruption or underwater landslide can shift large amount of ocean water. As a result, a huge tidal wave called tsunami that may be as high as 15 meter is formed. जैसे कि जस्ट अभी सेम लाइन हमने लास्ट अभी क्वेश्चन में पढ़ी, लेकिन सुनामी का पूछा है तो उसमें तो बताना ही पड़ेगा कि कैसे क्रिएट होती है। जैसे अर्थक्वेक आ जाए, अर्थक्वेक आ गया, वॉल्केनिक इरप्शन हो गया, या अंडर वाटर लैंडस्लाइड हो गया, तो कैन शिफ्ट लार्ज अमाउंट ऑफ ओशन वाटर, जो क्या कर सकता है? लार्ज अमाउंट ऑफ ओशन वाटर को शिफ्ट कर सकता है। एज अ रिजल्ट अ ह्यूज टाइडल वेव कॉल्ड सुनामी क्रिएटेड दैट मे बी एज हाई एज 15 मीटर इज फॉर्म। ठीक है, मैंने अभी जस्ट समझाया था कि वाटर शिफ्ट होता है ओशन का। अब ओशन का वाटर जितनी स्पीड, जितने डिस्ट्रक्शन का ऐसे शिफ्ट होता है इतनी फोर्स से, तो उसके कारण बड़ी सी वेव आती है, टाइडल वेव, जिसे सुनामी कहते हैं।
द लार्जेस्ट सुनामी एवर मेजर्ड वॉज 150 मीटर हाई। जो लार्जेस्ट सुनामी आज तक की, अब तक की मेजर की गई है वो कितनी है? 150 मीटर हाई। यहाँ तो सिर्फ हम 50 मीटर पढ़ रहे हैं, 15 मीटर की, 15 मीटर जो है हाई हो सकती है, लेकिन ये 150 मीटर हाई। आप सोच लीजिए 10 गुना से भी ज़्यादा, 10 गुना ही ऑलमोस्ट ना, 15 इंटू 10 कर लो, 150 मीटर। These waves travel at a speed of more than 700 किलोमीटर पर आवर। ये जो वेव्स है किस स्पीड से ट्रेवल करती हैं? लगभग जो इतनी बड़ी 700 किलोमीटर पर आवर, 700, सोच लो। द सुनामी ऑफ 2004 कॉज वाइड स्प्रेड डैमेज इन द कोस्टल एरियाज ऑफ इंडिया। द इंदिरा पॉइंट इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड गॉट सबमर्ज्ड आफ्टर द सुनामी। अगर हमने जो इंडिया का सुनामी का तो पढ़ा ही था कि कितनी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन लेकर आई थी, कितनी ज़्यादा बर्बादी, लोगों की जान गई थी, है ना, घर वगैरह सब बर्बाद हो गए, सब उजड़ गए थे, सब ऐसे ही टूट टाट गए थे, बहुत बुरी तरीके, सब कुछ ऐसा लग रहा था पानी में खिलौने बहते ना, ऐसा लग रहा है, लेकिन वो रियलिटी थी, लोग की डेथ हो गई, है ना, घर उजड़ गए। तो जो थी, तो सुनामी आई थी 2004 की, बहुत खतरनाक तरीके से डैमेज लेकर आई थी। कहाँ? कोस्टल एरियाज ऑफ इंडिया, इंडिया के कोस्टल एरियाज में, तटीय क्षेत्र में, है ना, जहाँ समुद्र वगैरह किनारे पर रहते, ओशन, वो वाले एरियाज। द इंदिरा पॉइंट, अगर हम बात करें जो इंदिरा पॉइंट है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, वो क्या हुआ था? डूब गया था सुनामी में, है ना, बहुत अच्छे से याद है हमें, किसके बारे में? इंदिरा पॉइंट का, ठीक है। तो क्या हो गया था, ये जो इंदिरा पॉइंट है ये किस में डूब गया था? किस में डूब गया था इंदिरा पॉइंट? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के अंदर जो है इंदिरा पॉइंट, ये पूरा सुनामी में इस तरीके से बह गया था, डूब गया था। क्लियर? आया समझ में? चलो, क्वेश्चन नंबर 13, ब्रीफली एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। अच्छा चलो, कुछ एक आध दो इंपॉर्टेंस आप बता दो वाटर की। चलो, ये तो बहुत इजी है, इंपॉर्टेंस कुछ तो आपको पता होगी, कुछ एक आध इंपॉर्टेंस याद आ रही हो, फटाफट से बताओ, कोशिश करो, एक्सप्लेन करो क्या इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर, जल्दी जल्दी बताओ। कुछ माइंड में आ रहा हो, कुछ अगर आपके दिमाग में आ रहा हो वाटर की इंपॉर्टेंस, जल्दी बताओ। किस लिए ज़रूरी है वाटर? बस है वाटर दिखने के लिए, ताकि हम घूमने जाए तो वाटर पार्क वगैरह मिल सके, है ना, बढ़िया लेक वगैरह में बोटिंग कर सके, तो वाटर भाई ज़रूरी है, बस इसलिए, सिर्फ इसलिए, सिर्फ पानी पीने के लिए ज़रूरी है, क्लीनिंग वॉशिंग और किसी के लिए नहीं है, और बाकी सिर्फ ह्यूमन बींग्स के लिए, एनिमल्स के लिए नहीं है, बर्ड्स के लिए नहीं है। चलो देखते हैं वाटर की इंपॉर्टेंस। वाटर इज लाइफ लाइन ऑफ ह्यूमन बींग्स। हाँ बिल्कुल सही बात है, ये लाइफ लाइन होती है हमारी। क्या होता है वाटर? वाटर इज लाइफ लाइन ऑफ ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स की क्या होती है? लाइफ लाइन होती है वाटर। चलो ठीक है, अच्छी बात है। Its scarcity may create numerous problems, but its absence would definitely lead to non-existence of all the living beings on the earth. इसकी जो कमी है, its scarcity may create numerous problems, इसकी जो कमी है बहुत सी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, but its absence would definitely lead to non-existence of all the living beings on the earth. अगर हम कह रहे हैं कि इसकी स्कैरसिटी से प्रॉब्लम तो होती है, जैसे पानी की कमी है, पर हम जी तो रहे हैं एटलीस्ट, हम बोलते ना बस पानी की कमी संभल के यूज़ करो, बट एटलीस्ट हमें जैसे तैसे पीने को मिल जाता है, क्लीनिंग के लिए, वॉशिंग के लिए मिल जाता है, तो मिल रहा है, कमी है लेकिन पानी मिल रहा है। लेकिन सोचो जब एब्सेंस वाली बात आ जाए कि रहे नहीं, एब्सेंट, पानी नहीं प्रेजेंट है, तो लाइफ तो पॉसिबल ही नहीं ना। अभी तो हम कह रहे हैं कि कम ज़्यादा जो है मिल जाता है तो चल जाता है काम, प्रॉब्लम क्रिएट होती, लेकिन जब एब्सेंट हो, मतलब हो ही ना, तब क्या होगा? तो यानी लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। तो तभी तो बोल रहे वाटर क्या है? लाइफ लाइन है। इट इज़ अ प्रेशियस रिसोर्स ऑफ द नेचर। नेचर का ये क्या है? बहुत ही कीमती हमारे लिए रिसोर्स है, ठीक है। नेचर की दी हुई, प्रकृति की दी हुई हमारे लिए क्या है? कीमती रिसोर्स है। वी ड्रिंक वाटर वेन एवर वी फील थर्स्टी। जब जब हमें प्यास लगती है हम पानी पीते हैं, भले हम कितनी भी कोल्ड ड्रिंक्स, कोला ड्रिंक्स जो भी पी लें, लेकिन पानी पी के ही कलेजे में ठंड पैती है, बोलते हैं कलेजे में ठंड पै गई, इस तरीके से हम बोलते हैं। सच में पानी पी के ही मिलती, ठीक है। We use water in numerous activities such as washing clothes, cleaning house floors, watering gardens, etc. भाई हमें पानी की ऑब्वियसली आपको खुद पता है बड़ी ज़रूरत होती है। बहुत सी एक्टिविटीज़ में पानी का यूज़ होता है, जैसे हमें कपड़ों को धोना हो, हमें घरों को क्लीन करना हो, ठीक है, हमें गार्डन को वाटरिंग करनी हो, ठीक है। इंडस्ट्रीज ऑल्सो नीड वाटर फॉर देयर फंक्शनिंग। इंडस्ट्रीज को बहुत ज़रूरत होती है अपना फंक्शन करने के लिए, अपनी फंक्शनिंग के लिए इंडस्ट्री को पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। सही बात है। दस वाटर इज़ वेरी एसेंशियल फॉर ह्यूमन बींग्स एंड मस्ट बी कंजर्व। इसलिए जो पानी है ह्यूमन बींग्स के लिए, इंसानों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसको बचाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये क्या देख रहे हैं हम? इंपॉर्टेंस। किसकी इंपॉर्टेंस? वाटर की इंपॉर्टेंस। क्लियर हुआ? आया समझ में? क्या देखा हमने? वाटर लाइफ लाइन है ह्यूमन बींग्स की।
कम रहे तो चल रहा है काम, फिर भी जैसे तैसे प्रॉब्लम्स है बट चल रहा है काम, लेकिन नहीं रहेगा तो हम सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। कितनी सारी चीज़ों में हमें ज़रूरत पड़ता है। हमारी थर्स्ट, हमारी प्यास को कौन बुझाता है भाई? पानी बुझाता है। हमें घर के कामों में, कपड़ों को धोने के लिए, गार्डन में पानी देने के लिए कितनी ज़रूरत पड़ती है। इवन इंडस्ट्रीज़ में भी वाटर की ज़रूरत पड़ती है, बिना वाटर के काम नहीं चलता। तो इसलिए वाटर क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको कंजर्व करने की ज़रूरत है। कंजर्व एज इन मतलब ऐसा यूज़ करो एटलीस्ट इतना कि दोबारा से रिन्यू होने का तो टाइम दो। दोबारा से तो वाटर ज़मीन पे आए भाई, बरसने दो वर्षा को, पानी को। बिल्कुल जितना उसको एक्सप्लॉइट करे हो, ख़राब करे, तो एटलीस्ट इतना यूज़ करो कि बचा सके उसको। ठीक है, रिसोर्स कंजर्वेशन सुना आप, आगे पढ़ेंगे आगे 8th क्लास में, तो आपको समझ में आएगा। क्लियर? वाटर की इंपॉर्टेंस पता चली, आगे बढ़े। चलो, एक्सप्लेन वाटर साइकिल विद अ नीट एंड लेबल डायग्राम। हमें प्रॉपर डायग्राम के साथ क्या करना है, वाटर साइकिल को एक्सप्लेन करना है ना। हमने जब चैप्टर स्टार्ट ही करा था तो वाटर साइकिल देखी थी ना, वाटर साइकिल देखी थी नहीं देखी थी? इवन क्लाउड भी हंस रहा था, रो रहा था, पता नहीं, पर बारिश बरसा रहा था। हमने इवेपोरेशन की प्रोसेस देखी थी, फिर कंडेंसेशन देखी थी, उसके बाद हमने प्रेसिपिटेशन देखी थी। चलो देखते हैं हमारा आंसर क्या कहते हैं। ये देखो, ये बढ़िया सा नीट एंड क्लीन डायग्राम दिख रहा है, नीट एंड क्लीन। चलो कौन सा कलर लें? ये वाला ले लेते हैं। ये वाला लें क्या? चलो ये वाला ले लेते हैं। ओके, इवेपोरेशन, इसको समझते हैं, वाटर है यहाँ पे, पानी दिख रहा है, चलो दिख रहा है यहाँ पानी। इवेपोरेशन की प्रोसेस हो रही है, भाप बन के ऐसे जा रहा है वाटर, जा रहा है जा रहा है जा रहा है। यहाँ पे कंडेंसेशन या बादल बन गए। ठीक है, बादल बन गए, ठंडे होके यहाँ जमा है, पता, कंडेंसेशन की प्रोसेस हो रही है। ठीक है, अब बादल बोल रहा है कि इतना वजन मैं नहीं संभाल पा रहा हूँ भाई, इतने सारे वेपर का भाप जो बन के आई है मुझसे नहीं संभल रहा, तो अब मुझे तो बरसना तो पड़ेगा, नहीं तो काम नहीं चलेगा। तो वो बारिश के फॉर्म में, रेन के फॉर्म में ये बरस रहा है, जो प्रेसिपिटेशन की प्रोसेस हो रही है। ठीक है, वापस यहाँ आ रहा है, पानी बन जा रहा है। ठीक है, पानी आया, पानी भाप बन के उड़ गया, बादल बन गया, बादल में इकट्ठा हो गया, बादल बन गया, क्लाउड फॉर्म हो गया मॉइस्चर से। अब क्लाउड फॉर्म हुआ, उसके बाद वो कंडेंस हुआ, ठंडा हुआ और भारी होके, हैवी होके फिर वो बहने लग गया। बहा मतलब प्रेसिपिटेशन की प्रोसेस हो रही है, किस फॉर्म में? रेनफॉल हो रही है। रेनफॉल होके फिर से नदियों तालाबों में पानी आ गया, फिर से वही नदी तालाब का पानी भाई भाप बन के उड़ गया आसमान में, क्लाउड बन गया, फिर क्लाउड ने क्या करा, बरसा, बारिश करके उसको बहा दिया। यानी साइकिल चल रही है, यहाँ से गई यहाँ से, यहाँ से गई यहाँ से गई, ऐसे साइकिल चल रही है, जिसको हम वाटर साइकिल बोलते हैं। अब हमारा आंसर क्या कह रहा है देखते हैं। द सन्स हीट कॉजेज एवेपोरेशन ऑफ वाटर वेपर। जो सन की हीट है, जो सूर्य की हीट है, वो क्या कर रही है, कॉज कर रही है एवेपोरेशन ऑफ वाटर वेपर। वाटर वेपर को क्या करी, कॉज करी एवेपोरेशन वाटर वेपर में। ठीक है, भाप जो बना रही वाटर वेपर में, मतलब वाटर वेपर जो है वो वाटर को बना रही है, भाप बना रही है। ठीक है, और इवेपोरेशन की प्रोसेस हो रही है। क्यों? सन की हीट के कारण, गर्मी के कारण, जो सन की रेज है, किरणें हैं। When the water vapor cools down, it condenses and forms cloud. जब ये वाटर वेपर क्या हुई, ठंडी हुई, तो इसने क्या करा, ये है ना, ठंडी हुई, फिर कंडेंस फॉर्म में आई और क्या बना दिया, क्लाउड बना दिया, है ना, बादल बना दिए। चलो, From there it may fall on the land or sea in the form of rain, snow or sleet. अब इसके थ्रू क्या कर सकता है भाई, ये लैंड, सी और रेन, मतलब लैंड और सी में कैसे बहेगा, है ना, सी समुद्रों में और धरती माता में, और पानी में क्या करेगा, ये रेन के फॉर्म में, या हम कह सकते हैं ना ये स्नो के फॉर्म में, स्लीट के फॉर्म में, है ना, ओले वगैरह गिर रहे हैं, स्नोफॉल हो रहा है, या ओले बारिश हो रही है, या बारिश हो रही, जो भी इस फॉर्म में क्या करेगा, वापस धरती पे गिरेगा, ज़मीन पे, तालाबों में, समुद्रों में, जहाँ भी है वहीं गिरेगा। तो प्रोसेस दोबारा से हो गई। पानी पहले उड़ के ऊपर गया, ठंडा होके बादल बना लिए, फिर बादल ने पानी वापस बहा दिया, बारिश कर दी या स्नोफॉल कर दी, वापस फिर वही पानी, वही का वही पानी धरती में आ गया, वाटर पे आ गया, सबके साथ मिल गया। क्लियर? The process by which water continually changes its form and circulates between ocean, atmosphere and land is known as the water cycle. क्या होती है वाटर साइकिल? ऐसी प्रोसेस, द प्रोसेस बाय विच वाटर कंटिन्यूली चेंजेस इट्स फॉर्म, जब वाटर अपना फॉर्म कंटिन्यूली चेंज करता है, ठीक है, एंड सर्कुलेट्स बिटवीन ओशन, एटमॉस्फेयर एंड लैंड, और सर्कुलेट होता है ओशन, एटमॉस्फेयर और लैंड। देखो मानो ये ओशन है इस तरीके से, एटमॉस्फेयर हवा में ऊपर, फिर वापस ज़मीन पे ऐसे आ रहा है, फिर यहाँ से ऐसे जा रहा है, पूरा अलग अलग फॉर्म में, इवेपोरेशन के फॉर्म में, कंडेंसेशन, फिर प्रेसिपिटेशन, हर फॉर्म को लेके पूरा सर्कुलेट हो रहा है। इसी तरीके से ऐसी साइकिल चल रही है, इसी को हम क्या बोलते हैं, वाटर साइकिल। क्या बोलते हैं हम इसको? इसको हम बोलते हैं वाटर साइकिल। क्लियर? आया समझ में? आगे बढ़े, चलो।
डिफ्रेंशिएट बिटवीन हाई टाइड्स एंड लो टाइड्स, हमको डिफरेंस क्रिएट करना है, मतलब क्रिएट क्या करना है, बताना है, मतलब डिफरेंस तो है, हमें बस बताना है किसके बारे में, हाई टाइड्स के बारे में और लो टाइड्स के बारे में। किस में डिफरेंस बताना है हमें, हाई टाइड्स और लो टाइड्स में। बता पाओगे डिफरेंस, हाई टाइड्स और लो टाइड्स में डिफरेंस बता पाओगे? अरे क्यों नहीं बता पाओगे भाई, इतने अच्छे से टाइड्स वाला टॉपिक पढ़ा है, क्यों नहीं बता पाओगे? तरह तरह के टाइड्स देखे थे हमने, नीप टाइड्स, स्प्रिंग टाइड्स, हाई टाइड्स, लो टाइड्स, है ना, वाइट टाइड्स है ना। चलो देखते हैं आंसर। ये है हमारा डिफरेंस, हाई टाइड्स, लो टाइड्स। They raise the water level close to the shores. This help the ships to arrive at the harbor more easily. ये क्या करते हैं, वाटर लेवल को इंक्रीज करते हैं ना, वाटर लेवल को एकदम से रेस करेंगे, हाई करेंगे और टू द शोर, ऐसे किनारों पर ले जाएंगे। This helps the ship to arrive at harbor more easily. इसके कारण क्या होता है, जो शिप्स है, जो नाव वगैरह है, हार्बर के आसपास आराम से पहुंच पाती है, मतलब हार्बर तक आराम से इजीली पहुंच पाती है। क्लियर हुआ? क्या बोल रहे हैं, वाटर लेवल को रेस करती है और शोर के पास, किनारों के पास ऐसे ले जाती है। अब क्या होगा, जिसके कारण जो शिप है, दिस हेल्प द शिप टू अराइव एट द हार्बर मोर इजली, जिसके कारण शिप क्या होती है, इजिली हार्बर पे अराइव हो पाती है। क्लियर आया समझ में? दे नेवर, अब इसकी बात कर ले, चल लो टाइड एक एक करके समझेंगे। लो टाइड क्या कह रहा है, दे नेवर रेज वाटर लेवल एंड क्रिएट्स प्रॉब्लम इन शिप हार्बर। ये क्या करते हैं, ये कभी भी वाटर लेवल को रेज नहीं करते, है ना, क्योंकि लो टाइड है ना, लो ही जो रहेगा तो क्या रेस करेगा, ठीक है। और क्रिएट करता है प्रॉब्लम शिप हार्बर में, मतलब शिप हार्बर जाती है, उसके पास जाती है तो प्रॉब्लम कर देता है, ठीक है। लेकिन हाई टाइड में फायदा हो जाता है। अब जब एक टाइड से फायदा हो रहा है तो दूसरी से तो नहीं होगा ना, तभी तो हम डिफरेंस देख रहे हैं कि इसमें अगर फायदा है तो इसमें नहीं हो पाएगा, डेफिनेटली, डैम श्योर। द हाई टाइड्स ऑल्सो हेल्प इन फिशिंग, जो हाई टाइड्स है वो फिशिंग में बड़ी हेल्पफुल होती है ना। हम देख रहे हैं मछलियाँ ऐसे दिखती है तो फिशरमैन है उनको कैच करना ईजी हो जाता है, वो आराम से उसको पकड़ पाते हैं मछलियों को, फिश को, ठीक है। इट नेवर हेल्प्स इन फिशिंग, ये कभी भी फिशिंग में हेल्प नहीं करती। ये बोलती मैं क्यों करूँ, जब तुम उसकी तारीफ कर रहे हो हाई टाइड की तो वो करी ना सारे काम, मेरी जब तारीफ ही नहीं कर रहे, मुझे लो 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 सब चीज़ में कम बना रही है तो ठीक है भाई, मैं क्यों करूँ कुछ भी। तो ये कुछ नहीं करती, ये हेल्प नहीं करती फिशिंग में, ठीक है। The rise and fall of water due to tides is being used to generate electricity. क्या बोल रहे हैं, जो राइज और फॉल होता है, किसका, राइज और फॉल ऑफ वाटर ड्यू टू टाइड्स, किसके कारण, टाइड्स के कारण, इज बीइंग यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, जो किस लिए यूज होता है, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए, ठीक है। हमने देखा था ना, काफ़ी फायदे हमने इसके देखे थे। हमने देखा था कि हार्बर मतलब शिप के लिए ईजी है, शिप को हार्बर को किनारों तक पहुंचाने के लिए बढ़िया है। हमने ये देखा था कि ये फिशिंग के लिए बहुत बढ़िया है। हमने ये भी देखा था कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी बहुत बढ़िया है। क्यों? क्योंकि जो राइज और फॉल होता है वाटर का टाइड के कारण, तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है कुछ कुछ प्लेसेस में, ठीक है। ज़रा देखिए लो टाइड क्या करती है, लो टाइड्स मेक ओशन काम एंड नेवर यूज फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। लो, ये तो बोल रही कि भाई ओशन भाई इतनी मेहनत कर रहे हो, तुम बिजली उत्पन्न करने में हेल्प कर रहे हो, इतना ऊपर नीचे हाई लो कर रहे हो, तो मैं क्या करती हूँ, मेरा जो भाई है टाइड, ये तो मान नहीं रहे, तो क्या करें हम, लो टाइड से हेल्प लेते हैं। लो टाइड बोलती चलो कोई बात नहीं, मैं इस ओशन को क्या करती हूँ, शांत करती हूँ। तो लो टाइड्स मेक ओशन काम एंड नेवर यूज फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। फिर ये क्या करती है, ओशन को काम करती है ठंड, कि भाई ठंड करो आराम से, ठीक है, और ओशन को शांत रखती है। क्लियर हुआ? आया समझ में? क्यों? क्योंकि ओशन इतने सारे काम करके थक जाता है ना, क्योंकि हाई टाइड बहुत काम करवाती है, लेकिन लो टाइड बोलती कि नहीं मैं कुछ नहीं करना, ना मैं मदद करना कुछ भी, बल्कि मैं तो शांत रखूंगी। क्लियर आया समझ में? क्या करो, इसका चाहो तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, ले लिया स्क्रीनशॉट, आगे बढ़े, चलो। डिफरेंस बिटवीन वार्म ओशन करंट एंड कोल्ड ओशन करंट, आपको किसके बीच का डिफरेंस बताना है, किसके बीच का डिफरेंस बताएंगे आप, वार्म ओशन करंट और कोल्ड ओशन करंट के बीच का आप क्या बताएंगे, डिफरेंस बताएंगे, ठीक है। वार्म ओशन करंट, कोल्ड ओशन करंट, अरे अब मुझे तो नहीं लगता कि ये इतना कंफ्यूजिंग है, बहुत अच्छे से आपको इतने अच्छे से समझाया है कि बस मैं क्या बताऊं। वार्म यानी गर्म जल धाराएं, है ना, कोल्ड यानी ठंडी जल धाराएं। वार्म ओशन करंट का हमने क्या देखा था, कोल्ड ओशन करंट का हमने क्या देखा था, अगर यहीं से समझें, सिर्फ यहीं से समझ ले फटाफट से, फिर ये वार्म है, ठीक है, ये कोल्ड है, ये इक्वेटर की लाइन है। क्लियर? अब अगर मैं इसको इस कलर से बताऊं, कौन से कलर, चलो येलो, पिंक येलो बोल रही हूँ, ब्लू कलर से ही बता दिया। तो जो इक्वेटर से ओरिजिनेट हो रही है वार्म करंट्स,
इक्वेटर से, इक्वेटर का इलाका कैसा होता है, गर्म होता है, ठीक है। जो इक्वेटर से ओरिजिनेट हो रही है वो वार्म करंट होगी, क्लियर। जो इक्वेटर से ओरिजिनेट हो रही है वार्म करंट होगी। जो पोलर रीजन से हो रही है इस तरीके से वो कोल्ड हो गई, क्लियर। आया समझ में, इस तरीके से, क्योंकि पोलर रीजन ठंडा इलाका होता है, तो ठंडे इलाके से जो एक ही डायरेक्शन में, एक ही डिफाइनेड डायरेक्शन में जा रही है। अब ऐसे तो जा नहीं रही कि ऐसे होते हुए ऐसे जा रही है फिर वापस इधर आ जा रही है, ऐसा तो हो नहीं रहा, नहीं ना। तो जो कोल्ड कौन सी होती है, जो पोलर रीजन से लोअर, जो ट्रॉपिकल एरियाज की तरफ जाती है, वो होती है हमारी कोल्ड करेंट्स। वार्म करेंट्स की बात करें जो इक्वेटर के पास से जनरेट होती है और कहां जाती है, पोल्स की तरफ जाती है, क्लियर हुआ। ये हमारा नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ठीक है। ये हमारा नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, सही है ना, क्लियर। चलो आया समझ में। अब इनका डिफरेंस देखते हैं। वार्म ओशन करंट, इट ओरिजिनेट्स नियर द इक्वेटर एंड मूव टुवर्ड्स द पोल। जैसा कि मैंने बताया, जो किसके पास से निकलती है, जो इक्वेटर के पास से निकलती है, ओरिजिनेट होती है और किस तरफ जाती है, पोल्स की तरफ जाती है। अब भाई इक्वेटर का इलाका है, इक्वेटर का इलाका दैट मीन सन की जो रेज है डायरेक्टली अच्छे सही तरीके से सामने पड़ती है, कहाँ, इक्वेटर के इलाके में, इक्वेटर वाले एरिया में, ठीक है। इक्वेटर पता है आपको, जो बीच से डिवाइड करता है अर्थ को, और ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे सदर्न हेमिस्फीयर, क्लियर। वो एरिया गर्म रहता है, वार्म रहता है। तो ये जो भाई जो हमारी वेव्स, जो करंट्स हैं, वो कैसे जाती है, इक्वेटर के पास से ओरिजिनेट होती है और किस तरफ जाती है, पोल्स की तरफ जाती है, क्लियर। वार्म हो गई। अब कोल्ड का देखते हैं। इट कैरीज वाटर फ्रॉम पोलर और हायर लैटिट्यूड्स टू ट्रॉपिकल और लोअर लैटिट्यूड्स। ये कहां से आती है, ये जो वाटर है पोलर रीजन से लेते हुए, मतलब ऊपर से ठंडे इलाके से, पोलर रीजन से हायर लैटिट्यूड से कहां, ट्रॉपिकल या लोअर लैटिट्यूड्स में लेके जाती है। जैसे इस तरीके से अब भी बताया ना, यहां से ऐसे पोलर रीजन यानी नॉर्थ, यहाँ पे साउथ, ऐसे यहां से जा रही है, यहां से निकल के इस तरफ जा रही है, देखो, क्लियर। अब सेकेंड डिफरेंस क्या है जरा देखें। इट ब्रिंग्स वार्म टेम्परेचर ओवर लैंड सरफेस। अब जो ये हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था, जो करेंट्स होती हैं जिन भी एरिया से गुजरती है, वो टेम्परेचर उनके अकॉर्डिंग चेंज होता है, उनके अकॉर्डिंग रहता है। जैसे अगर वार्म करेंट्स है तो वो टेम्परेचर वहाँ पे कैसा होगा, वार्म, गर्म टेम्परेचर होगा उस इलाके का, क्लियर। आया समझ में, लैंड सरफेस का टेम्परेचर कैसा होगा, गर्म होगा। अगर यहाँ देखें हम, जो लैब्राडोर ओशन करंट है वो ओल्ड ओशन करंट है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर बताया, जो लैब्राडोर ओशन करंट है वो है। अब ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, कोई बात नहीं, इट्स ओके। यहाँ पे बोल रहे हैं जो गल्फ स्ट्रीम है वो वार्म करंट है, ठीक है। यहाँ हमने देखा जो लैब्राडोर है वो कोल्ड करंट है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है। अब बोल रहे हैं कि ये कैसा टेम्परेचर लाता है, जहां से वार्म ओशन करंट निकलती है वो एरिया सरफेस, वहां पे लैंड सरफेस गर्म रहता है, ऑब्वियसली, क्योंकि वार्म करंट है। हमें कह रहे हैं ये कोल्ड टेम्परेचर लाती है। ये वाली जो करंट्स हैं, जो कोल्ड करंट्स जिसको हम बोल रहे हैं, वो क्या लेकर आती है, कोल्ड टेम्परेचर। मतलब जिन इलाकों से गुजरेंगी वहां का तापमान, टेम्परेचर कैसा होगा, ठंडा होगा, कोल्ड होगा। आया समझ में, कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं। चल आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, डिफरेंशिएट बिटवीन वेव्स एंड टाइड्स। अब हमें वेव्स और टाइड्स के बीच में डिफरेंस बताना है, मतलब लहरें और तरंगों के बीच में हमें क्या बताना है, इनका हमें डिफरेंस बताना है। तो क्या आप लोग रेडी हैं बताने को डिफरेंस। टाइड्स हमने देखा था जो रिदमिक राइज एंड फॉल होता है, किसका, जो रिदमिक तरीके से राइज एंड फॉल होता है वाटर का, ओशन में, ठीक है। जो भी ट्वाइस इन अ डे, दिन में 2 बार, ये टाइड्स है। वेव्स क्या होती हैं, वेव्स क्या होती है, जो हाई एंड लो इस तरीके से जाती है विंड के फ्लो के कारण, है ना, वेव्स होती हैं। देखते हैं इसका जो असली जो मीनिंग है। ये तो मैंने आपको जस्ट ऊपरी ऊपरी तौर पे बताया। क्या होती हैं वेव्स, क्या होती हैं वेव्स, चलो देखते हैं इनका डिफरेंस। When the water on the surface of the ocean rises and falls alternately they are called waves। देखो, जब वाटर और जो सरफेस है ओशन का, जो पानी है ओशन के सरफेस में, वो कैसे जाता है, इस तरीके से, बस ऐसा समझ लो, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है ना, हाई हो रहा है, फिर लो हो रहा है, फिर हाई हो रहा है, लो हो रहा है, ठीक है। इनको हम क्या बोलते हैं, इन्हें हम कहते हैं वेव्स, क्लियर। आया समझ में। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, द रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशन वाटर ट्वाइस इन अ डे कॉल्ड अ टाइड। मैं बता ही चुकी हूँ, जब रिदमिक तरीके से जो राइज, जो तरंगे होती है ना, जैसे हम म्यूजिक में बोलते हैं अरे वाह क्या रिदम है ना, इस तरीके से। तो जब रिदमिक राइज और फॉल होता है ओशन वाटर का दिन में 2 बार, इसको हम बोलते हैं टाइड, क्लियर। ड्यूरिंग अ स्टॉर्म द विंड्स ब्लोइंग
at very high speed form huge waves. These may cause tremendous destruction. अब हम बोलते हैं स्टॉर्म के टाइम जो विंड्स होती है बहुत हाई स्पीड से क्या होती है, ब्लो करती उड़ती हैं. जो हवा है बहुत हाई स्पीड से ब्लो करती उड़ती है. ठीक है, हवा है हाई स्पीड से उड़ेगी. अब उसके साथ जो लहरें वो और ज़्यादा उठेंगी, है ना, वो भी अच्छी हाई रहेंगी, तो उन्हें हम बोलते हैं हाई वेव्स, ह्यूज वेव्स बनती है. ठीक है, तो दीज में कॉज ट्रिमेंडस डिस्ट्रक्शन, जिसके कारण भाई डिस्ट्रक्शन भी आएगा. क्लियर. तो मतलब हवा का इंपैक्ट इसमें रहता है. क्यों? क्योंकि हवा जितनी तेज चलेगी तो वेव्स उतनी ज़्यादा बड़ी बनेगी और कई बार इससे क्या होता है, डिस्ट्रक्शन भी होता है, तबाही भी आ जाती है. क्लियर. ये क्या कह रहे हैं, इट इज हाई टाइड व्हेन वाटर कवर्स मच ऑफ द शोर बाय राइजिंग टू इट्स हाईएस्ट लेवल. अगर हम हाई टाइड की बात करें तो हाई टाइड में क्या होगा, जो वाटर है वो जो सी का शोर है, जो समुद्र का किनारा एरिया, उसको क्या कर लेगा, ज़्यादा से ज़्यादा पानी में कवर हो जाएगा. ठीक है, तो इट इज हाई टाइड व्हेन वाटर कवर्स मच ऑफ द शोर. कैसा इलाका जो शोर है, लैंड का एरिया कवर कर लेता है बाय राइजिंग टू इट्स हाईएस्ट लेवल, अपने हाईएस्ट लेवल तक राइज होके. क्लियर. अब ये तो हमने हाई टाइड का देखा, जितना हाई रहेगा वो ज़्यादा से ज़्यादा शोर कवर करता है. ठीक है, अब इट इज़ लो टाइड. ये क्या है, लो टाइड जब जो वाटर है फॉल होता है अपने लोएस्ट लेवल पे, सबसे कम लेवल पे, एंड रिसीड्स फ्रॉम द शोर. और शोर से क्या होता है भाई, इस तरीके से बिल्कुल निचला, हमें बहुत ऐसे नीचे को दिखता है, बहुत बिल्कुल डाउन, बहुत कम. क्लियर. आया समझ में, कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं है. चलो, डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओशन करेंट्स एंड देयर कॉजेज. हमें क्या बताने, अलग अलग टाइप के ओशन करेंट्स और उनके कॉजेज के बारे में बताने. ठीक है, ओशन करेंट्स हमने कौन सी देखी थी, कितने टाइप की ओशन करेंट्स हैं. वार्म हम बोलते हैं, कोल्ड है, इस तरीके का. ठीक है, और उनके क्या बताने, उनके कॉजेज बताने. देखें आंसर. चलो, ocean currents are streams of water flowing constantly on the ocean surface in definite direction. ocean currents क्या होती हैं, ऐसी लहरें, ऐसी streams water की जो flow होती है constantly ocean surface में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, डिफाइनाइट डायरेक्शन में. सबसे पहले ओशन का मीनिंग समझना जरूरी. तो ओशन करेंट्स क्या होती हैं, जो एक प्रॉपर पर्टिकुलर डिफाइनाइट डायरेक्शन में फ्लो होती हैं, बहती हैं. द ओशन करेंट्स में बी वार्म और कोल्ड. जो ओशन करेंट्स है वो कैसी हो सकती हैं, वो गर्म भी हो सकती हैं और ठंडी भी हो सकती हैं. जनरली द वार्म ओशन करेंट्स ओरिजिनेट नियर द इक्वेटर एंड मूव टुवर्ड्स द पोल. अब जैसे मैंने अभी बताया था, जो वार्म करेंट्स है, इक्वेटर है ये, तो ये कहाँ से जनरेट होती है, ये जनरेट होती है, चलो उसको रेड कलर से बना देते हैं. ठीक है, क्योंकि वार्म है ना, ये इक्वेटर के पास से जनरेट होती है और पोल्स की तरफ जाती है, ऐसे जनरेट होगी और पोल्स की तरफ जाएगी. क्लियर. ये हमारा नॉर्थ पोल है, ये हमारा साउथ पोल है. ये होती है हमारी वार्म करेंट्स, जो कहाँ से ओरिजिनेट होती है, इक्वेटर के पास से. अब ऑब्वियसली जब इक्वेटर के पास से ओरिजिनेट हो रही है तो वहाँ मैंने बता चुकी हूँ आपको बहुत अच्छे से, जो सन है, सन की रेज वहाँ पे बहुत बढ़िया तरीके से पड़ती है, तो वो एरिया कैसा रहता है, गर्म रहता है. ठीक है. जनरली द वार्म ओशन करेंट्स ओरिजिनेट नियर द इक्वेटर एंड मूव टुवर्ड्स द पोल. और किस तरफ जाती है, पोल्स के पास. The cold currents carry water from polar or higher latitudes to tropical और lower latitudes. जो cold currents होती है वो क्या करती है, जो water को polar area से कहाँ ले जाती है. अब अगर बात करें कि इसकी cold currents की, तो बस इसको ब्लू कलर से देख लें. ठीक है, इसको ब्लू कलर से देख लेते हैं. ये देखो, जो पोलर रीजन से ओरिजिनेट होती है, यहाँ से पोलर रीजन के पास से ऐसे. ठीक है, ये क्या होंगी, हमारी कोल्ड करंट. ये क्या होती है, हमारी कोल्ड करंट्स होती है. क्लियर. आया समझ में. ओशन करंट साथ में क्या बता रहे हैं, द लैब्राडोर ओशन करंट इज अ कोल्ड करंट वाइल द गल्फ स्ट्रीम इज अ वार्म करंट. अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, तो जो हमारी लैब्राडोर ओशन करंट है वो कैसी होती है, कोल्ड करंट होती है, ये हमें बहुत अच्छे से पता है. और जो गल्फ स्ट्रीम होती है वो वार्म करंट होती है. क्लियर. द ओशन करंट इन्फ्लुएंस द टेम्परेचर कंडीशन ऑफ द एरिया. हमने बहुत अच्छे से देखा था, जो ओशन करंट जिस एरिया से गुजरती है, जहाँ से जो एरिया उसके आसपास रहता है, तो टेम्परेचर इन्फ्लुएंस होता है ना, टेम्परेचर में प्रभाव पड़ता है. कैसे, अगर वार्म करंट जा रही तो टेम्परेचर वहाँ का कैसा रहेगा, गर्म रहेगा. अगर कोल्ड करंट है, वहाँ से एक एरिया से गुजर रही, तो वहाँ पे टेम्परेचर कैसा रहेगा, ठंडा रहेगा. क्लियर. The areas where the warm and cold currents meet provide the best fishing grounds of the world. ऐसा एरिया जहाँ पे वार्म और कोल्ड करंट मिलती है, वो क्या बताती है, बेस्ट फिशिंग ग्राउंड्स ऑफ द वर्ल्ड. मतलब वहाँ पे बहुत बढ़िया जो है फिशिंग ग्राउंड है, मतलब फिशिंग के लिए बहुत बढ़िया वहाँ पे समा बन जाता है, एरिया बन जाता है ना. जब कोल्ड और वार्म करंट क्या होती हैं, मिलती हैं, तो फिशिंग के लिए बहुत बढ़िया बन जाता है, माहौल कह सकते हैं.
सीज अराउंड जापान एंड द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका आर सच एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के तौर पे कौन से जो जापान के पास का एरिया है, समुद्री एरिया है, या जो कोस्टल एरिया है, ईस्टर्न कोस्टल एरिया है नॉर्थ अमेरिका का, यहाँ पे ऐसा होता होगा जब कोल्ड और वार्म करंट मिल रही है और फिशिंग के लिए बहुत अच्छा एरिया बन जाता है। The areas where a warm and cold current meet also experience foggy weather, making it difficult for navigation. साथ में ये भी जानना जरूरी है कि जो ओशन मतलब करंट्स हैं जैसे वार्म और कोल्ड जब मिलती है ना, तो वहाँ पे पता है कैसा वेदर हो जाता है, फॉगी, धुंध पैदा होने लग जाती, धुंधला, आर पार का दिखता ही नहीं है। क्लियर? जब वार्म एंड कोल्ड करंट मिलती है तो फिशिंग के लिए बढ़िया हो जाता है, ठीक है, साथ में फॉगी वेदर हो जाता है। क्लियर? जहां से वार्म करंट गुजरेगी वहां पे एरिया का जो टेम्परेचर गर्म रहेगा, जहां से कोल्ड करंट गुजरेगी वहां पे एरिया का टेम्परेचर कोल्ड रहेगा। क्लियर? चलो, हाउ डू वी क्लासीफाई ओशन मूवमेंट्स, एक्सप्लेन। हम जो ओशन मूवमेंट्स को कैसे क्लासीफाई करते हैं ये हमें एक्सप्लेन करने बोला है। ओशन के मूवमेंट्स हमने देखे थे कौन से, टाइड्स है ना, हमने देखे थे वेव्स, टाइड्स देखे थे, वेव्स देखे थे, और हमने क्या देखा था, टाइड्स देखा था, वेव्स देखा था, और करंट्स। क्लियर? ये देखा था ना हमने। चलो आंसर देखते हैं हमारा। The movement that occur in oceans can be broadly categorized as waves, tides and currents. जब जो मूवमेंट है ओशन का, ठीक है, अकर होता है तो किस फॉर्म में होगा, वेव्स के फॉर्म में होता है, टाइड्स के फॉर्म में होता है और करंट्स के फॉर्म में होता है। When the water on the surface of the ocean rises and falls alternately, they are called waves. जब जो वेव्स है वाटर की, या जो वाटर है ओशन का ऐसे इस तरीके से जाता है ना, कभी हाई होगा, है ना, कभी राइज होगा, कभी फॉल होगा, ऑल्टरनेटिवली, कभी राइज कभी फॉल, कभी राइज कभी फॉल, तो ये क्या बनाते हैं, वेव्स। दे आर कॉल्ड वेव्स। ये क्या बनाते हैं, वेव्स बनाते हैं। ठीक है? क्लियर? During a storm, the wind blowing at very high speed form huge waves. जब तूफान आता है तो विंड क्या करती है, बहुत हाई स्पीड से चलती है, मतलब हवा जो है इतनी तेज स्पीड से चलती, तूफान आता है, जो समुद्र जो ओशन है वहां पे उसकी जो लहरें कैसी बनती, बड़ी बड़ी लहरें फॉर्म होती, ह्यूज वेव्स फॉर्म होती। क्यों? क्योंकि जो हवा है, जो विंड है, उसकी स्पीड बहुत तेज होती है। क्लियर? अब हमने क्या देखा और क्या है, दे मे कॉज ट्रिमेंडस डिस्ट्रक्शन, जिसके कारण बहुत ज्यादा तबाही आ सकती है। An earthquake, a volcanic eruption or underwater landslide can shift large amount of ocean water. जैसे earthquake हो गया, volcanic eruption हो गया, है ना, या underwater landslide हो गई, जिसके कारण क्या होता है, large amount of ocean water क्या होता है, shift हो जाता है। Clear? The rhythmic rise and fall of ocean water twice in a day is called a tide. जब rhythmic तरीके से, तरंगों की तरीके से rise और fall होता है ocean water का दिन में 2 बार, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम tide बोलते हैं। Clear? It is high tide when water covers much of the shore by rising to its highest level. High tide कब होती है, जब water जो cover करता है, it is high tide when water covers much of shore by rising to its highest level. जब जो water cover करता है एरिया शोर में अपने हाईएस्ट लेवल पे, उसको हम टाइड बोलते हैं ना, मतलब जो पानी आ रहा है ऐसे 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 टाइड का रिदमिक तरीके से, और जब पूरा एरिया ज़्यादा से ज़्यादा एरिया, मतलब अच्छी हाई टाइड रहती है, ज़्यादा से ज़्यादा एरिया कवर कर लेता है शोर का, तो तब हाई टाइड होती है। लो जस्ट इसके अपोजिट, जो बिल्कुल निम्न, बहुत कम, लो हमें दिखेगी, ज़्यादा दिखती नहीं। ठीक है? तो इट इज़ लो टाइड व्हेन वाटर फॉल्स टू इट्स लोएस्ट लेवल। लो टाइड कब होती है, जब वाटर बहुत अपने कम लेवल पे आ जाता है। हाई टाइड यानी हाईएस्ट लेवल पे, लो टाइड यानी लोएस्ट लेवल पे। ठीक है? एंड रिसीव्स फ्रॉम शोर, और शोर से ऐसे पीछे को हो जाता है। अब हाई टाइड है तो शोर में ऐसे कवर कर लेगा, और जब लो टाइड है यानी नीचे को। क्लियर? आया समझ में? चलो, ओशन करेंट्स। Ocean currents are streams of water flowing constantly on the ocean surface in definite direction, which may be warm or cold. अगर हम बात करें ओशन करंट की, तो ये ऐसी स्ट्रीम्स होती हैं वाटर की जो एक कांस्टेंट डायरेक्शन में, एक डिफाइनेट डायरेक्शन में कॉन्स्टेंटली बहती रहती है। ये हमें बहुत अच्छे से पता है ना। जैसे अगर हम वार्म करंट की बात करें तो इक्वेटर से ओरिजिनेट होकर पोल्स की तरफ जाती है, यही उसका डायरेक्शन है। ठीक है? अगर हम कोल्ड करंट की बात करें तो पोल से होते हुए वो इक्वेटर की साइड यानी लोअर लैटिट्यूड्स में आती है। दैट मीन्स सेम डायरेक्शन, मतलब कॉन्स्टेंट डायरेक्शन। ठीक है? विच मे बी वार्म और कोल्ड, जो क्या क्या हो सकती है, वार्म भी हो सकती है, कोल्ड भी हो सकती है। द वार्म ओशन करेंट्स ओरिजिनेट नियर द इक्वेटर एंड मूव टुवर्ड्स द पोल। जो वार्म ओशन करंट होती है वो कहाँ से निकलती है, इक्वेटर के पास से ओरिजिनेट होती है, जैसे कि मैंने बताया, और पोल्स की तरफ जाती है, जैसे गल्फ स्ट्रीम का हमने एग्जाम्पल लिया था।
कोल्ड करंट क्या होती है, वो पोलर रीजन से वाटर लाते हुए कहाँ ले जाती है, लोअर लैटिट्यूड्स में, ठीक है, ट्रॉपिकल और लोअर लैटिट्यूड्स में ले जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, कोल्ड करंट, क्योंकि वो ठंडे इलाके से ओरिजिनेट हो रही है, पोल्स के एरिया से, वहां ठंडा इलाका होता है। और जब हम बात करें वार्म की, जो इक्वेटर के एरिया से निकलती है, इक्वेटर के पास से निकलती है, और वहां का एरिया कैसा होता है, वार्म होता है। क्लियर? चलो, क्वेश्चन नंबर 20, एक्सप्लेन द ऑकरेंस ऑफ सुनामी एंड इट्स इफेक्ट्स। हमें सुनामी कैसे अकर होती है ना, शुरू कैसे होती है, आती कैसे जो है सुनामी, और उसके इफेक्ट्स, क्या असर पड़ता है, मतलब तबाही लाती है ऑब्वियसली, तो उसका क्या असर पड़ता है उसके बारे में हमें बताना है। ठीक है, इसके बारे में बताने से पहले आप क्या कर दो, फटाफट से लाइक कर दो और शेयर कर दो, जल्दी जल्दी से क्या कर दो, फटाफट से लाइक शेयर कर दो। इसके बारे में बताने से पहले आप फटाफट से लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, फिर तो मैं बताऊंगी भाई इसके बारे में, चुप तो मैं रहूंगी नहीं, जरूर बताऊंगी। क्लियर? चलो देखते हैं आंसर। सुनामी इज अ जापानीज वर्ड। सुनामी क्या है, जापानीज वर्ड है। ये हमें बहुत अच्छे से पता चल चुका है, क्योंकि हमने एमसीक्यूज में, है ना, और चैप्टर में तो पढ़ा ही है बहुत अच्छे से। विच मीन्स, वर्ड दैट मीन्स हार्बर वेव्स। जिस वर्ड का मतलब क्या होता है, हार्बर वेव्स। एज दी हार्बर्स गेट डिस्ट्रॉयड वेन एवर देयर इज अ सुनामी। क्यों? क्योंकि हार्बर डिस्ट्रॉय होते हैं ना, बर्बाद होते हैं, मतलब इस तरीके से बहुत ज़्यादा बंदरगाह जिन्हें बोलते हैं, वो एकदम से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। क्यों? सुनामी के कारण। तो सबसे पहले जब सुनामी आएगी तो जो बंदरगाह है वो डिस्ट्रॉय होते हैं, तो जब वो डिस्ट्रॉय होते हैं तो इसीलिए उसको नाम क्या दिया, लिटरल मीनिंग हार्बर वेव्स। During a storm, the winds blowing at very high speed form huge waves. जब तूफान आता है तो जो विंड ब्लो होती है बहुत ही तेज स्पीड से, हाई स्पीड से ब्लो होती है और बहुत बड़ी जो है वेव्स क्रिएट करती है। These may cause tremendous destruction, जिसके कारण बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन आता है। An earthquake, a volcanic eruption or underwater landslide can shift large amount of ocean current. As a result, a huge tidal wave called tsunami that may be as high as 15 meter is formed. देखो, earthquake और volcanic eruption और underwater landslide के कारण जो ocean water होता है वो shift होता है, जिसके चलते बड़ी सी ह्यूज टाइडल वेव जो होती है, जिसको हम सुनामी बोलते हैं, क्या होता है वो हाई, एज अ हाई मतलब कितनी बड़ी सी वेव क्रिएट होती है, टाइडल वेव जिसको बोलते हैं, जिसका नाम सुनामी हमने दिया है, ठीक है, जिसको सुनामी बोलते हैं, लगभग 15 मीटर तक हाई हो सकती है। क्योंकि स्टॉर्म, तूफान इतनी तेज आ रहा है, वेव्स इतनी ऊंची क्रिएट हो रही है, जिसके कारण बड़ी सी टाइडल वेव आ रही है, बहुत बड़ी वेव बन रही है, जो उसको हम सुनामी बोल रहे हैं। अब जब इतनी तेज सुनामी आएगी तो द लार्जेस्ट सुनामी एवर मेजर्ड वाज 150 मीटर हाई। जो सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट सुनामी रिकॉर्ड की गई वो कितनी, 150 मीटर हाई, इतनी हाई थी। दीज वेव्स ट्रेवल एट अ स्पीड ऑफ मोर देन 700 पर आवर, किलोमीटर बोल रहे, सॉरी, 700 किलोमीटर पर आवर। मतलब इनकी स्पीड देख रहे हो, हवा की तेज़ी से ये जो वेव्स है इतनी तेज़ ऐसे आई, तो ये सुनामी कितनी, जो वेव्स है कितनी तेज़ ट्रेवल हुई, लगभग आप बोलोगे 700 किलोमीटर पर आवर, मतलब 700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। क्लियर? तो बहुत तेज़ आप देख सकते हैं, इतना बेहतरीन मतलब भयंकर तरीके से डिस्ट्रक्शन हो रहा है। क्लियर? मतलब तबाही। आया समझ में? चलो, The tsunami of 2004 caused widespread damage in the coastal areas of India. The Indira Point in the Andaman and Nicobar Island got submerged after the tsunami. जो सुनामी है 2004 की, उसने क्या कॉज करा था, बहुत ही भयंकर तरीके से डैमेज लेकर आए थे। कौन से एरिया में? कोस्टल एरियाज ऑफ इंडिया, इंडिया के कोस्टल एरियाज में, तटीय क्षेत्र में, ठीक है। द इंदिरा पॉइंट इन द अंडमान एंड निकोबार, जो इंदिरा पॉइंट है अंडमान एंड निकोबार का आइलैंड का, वो क्या हुआ था, इसमें पूरा डूब गया था। ठीक है, अब जब इतनी बुरी तरीके से सुनामी आएगी, इतनी ज़्यादा स्पीड से हवा के साथ, तूफान के साथ इतनी बड़ी वेव्स आएगी, तो डिस्ट्रक्शन तो होगा, बर्बादी तो होगी, तो सब कुछ डूबेगा ना। तो ऐसे अंडमान एंड निकोबार का जो इंदिरा पॉइंट था वो ऐसे डूब गया था उसके अंदर। क्लियर? समझ में आया सुनामी? ठीक है, और नाम सुना ही होगा बहुत अच्छे से, किसका? सुनामी का। सो इसी के साथ हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड होते हैं। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि कैसा लगा, और लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। इसी के साथ ये वीडियो एंड होती है। अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन और वेबसाइट पे देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये सारे हाई क्वालिटी के कोर्सेज है जो कि 100% फ्री आपको अवेलेबल है। आप हमें अदर प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।